कहानियों की दुनिया बड़ी निराली होती है। शब्द कब चित्र बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए चलिए कहानियों की दुनिया में और दोस्ती करते हैं उन चरित्रों से, उन किरदारों से जो चुपचाप कहानी से निकलकर हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट बाय श्रद्धा पांडे पॉडकास्ट पर। और जोड़ते हैं इस कहानी में एक और कड़ी, कहानी संख्या 12। पुस्तक का नाम समय की रेत पर, कहानी का नाम चिनार पर पत्ते। घाटी में धूप छिटकी थी, छन छन कर कमरे में आ रही थी। रूबी ने अपने सिर के पास रखे शॉल को उठाया, अच्छी तरह से ओढ़ के माँ के कमरे में जाकर देखा तो वे अभी तक सो रही थी। फिर वह रौनक के कमरे में पहुंची और दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम। रूबी ने भी जवाब में कहा, वालेकुम सलाम। अगर आप जाग गए हो तो मैं चाय ले आऊं? रौनक ने अलसाई आवाज में कहा, हाँ पीते हैं पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद नीचे धूप में बैठेंगे और फिर चाय पीने का लुत्फ उठाया जाएगा। रूबी रसोई में गई, चाय बनाकर केतली में डालकर अमान की दादी अम्मी को पिलाने चली गई। पिछले 6 महीने से रोजाना वही उन्हें जगाकर चाय पिलाती चली आ रही थी। दोपहर का समय था। रूबी को खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रौनक ने पूछा, इस पेड़ से तुम्हारा कोई विशेष रिश्ता है क्या? अचानक पूछे सवालों से घबराकर अपने आंखों में भर आए आंसुओं को रोकते हुए रूबी ने कहा, पेड़ से क्या, मुझे तो इन वादियों से, वादियों के कतरे कतरे से लगाव है। शायद यही कारण है कि इतनी तबाही के बाद भी मैं जिंदा बच गई। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर रौनक ने ही पहल की, निकाह के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? रूबी ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए चुप ही रही। रौनक ने फिर पूछा, रूबी मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ या ना कोई तो जवाब मुझे चाहिए ही। बड़ी ही उदासी से रूबी ने जवाब दिया, जिस मसले पर मैंने सोचना ही छोड़ दिया उस मसले पर मैं क्या जवाब दूँ? इन हाथों से मैंने अपने अब्बू को दफनाया जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। इन्हीं हाथों से दादी अम्मी को दफनाया जिनका हाथ जब मेरे सिर पर होता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता मेरे लिए दुआएं पढ़ रहा हो। इन आंखों ने अपने बचपन के दोस्त, अपने सबसे अजीज दोस्त, अपने प्यार को अलविदा कहा। शायद इन वादियों ने मुझे रोक लिया, वरना मैं भी सबके साथ चली जाती। तबाही का जो मंजर इन आंखों ने देखा है, उसे भुलाकर जीने की चाह फिर से पैदा कर पाना नामुमकिन है। रौनक यह कहता हुआ वहां से चला गया कि जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का ही नाम नहीं, बल्कि जिंदा दिली का नाम है। रूबी की आदत सी बन गई थी। जब भी वह उदास होती थी या अपने आप से बातें करनी होती थी तो वह खिड़की खोलकर सामने पेड़ पौधों को देखती रहती और न जाने किस उधेड़ बुन में लगी रहती थी। दूसरे दिन भी खिड़की खोलकर सामने की टूटी फूटी सड़कों तथा उजड़े घरों व टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे गिरे संभले पेड़ों को देखकर रूबी सोचने लगी, इन वादियों में कभी कितनी सुंदरता बिखरी रहती थी, लोग कितने खुश थे। अचानक उसकी निगाह चिनार के पेड़ पर रुक गई और ऐसा लगा जैसे वो छोटी सी बच्ची बन गई और अब्बू ये किस चीज का पेड़ है? चिनार का बेटा। आपने चिनार क्यों लगाया, अखरोट या बादाम क्यों नहीं? क्योंकि मुझे चिनार पसंद है। कितना? बहुत। फिर मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जो मेरी जान मुझसे नाराज हो गई? क्योंकि आप मुझसे ज्यादा चिनार से प्यार करते हैं। अब्बू जोर जोर से हंसने लगे। फिर रूबी को गोद में बैठाकर बोले कि तुम्हारा साथी है,
जैसे जैसे चिनार में पत्ते आते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां आती जाएंगी। फिर क्या था, रूबी उसी चिनार के इर्द गिर्द खेलने लगी। अपने अम्मी अब्बू की लाडली रूबी के दो ही दोस्त थे, एक चिनार और दूसरा अमान। इन्हीं दोनों के साथ वह बड़ी हुई। घर में रहती तो चिनार के पेड़ के आसपास रहती और बाहर जाती तो अमान के साथ। देखते देखते चिनार का पेड़ घर की छत से भी ऊंचा हो गया और रूबी के रिश्ते के बारे में अम्मी अब्बू ने भी सोचना शुरू कर दिया। दादी अम्मी ने कहा, कहाँ बेवजह तुम लोग लड़का ढूंढ रहे हो? अरे अमान में क्या बुराई है? अम्मी अब्बू को हैरानी हुई कि उन्होंने अमान के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। जब रूबी से पूछा गया तो उसका टका सा जवाब सुनकर सब लोग हैरत में पड़ गए। उसका जवाब था, अमान मेरा अच्छा दोस्त है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते, पर निकाह, मैं उससे निकाह कैसे कर सकती हूँ? इस दरमियान अमान की दुबई में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। पासपोर्ट तथा वीजा की भागदौड़ में रूबी ने एक अच्छे दोस्त की तरह अमान का साथ दिया। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ने लगा। जब उसके जाने में सिर्फ एक हफ्ता ही बचा तो न जाने क्यों रूबी उदास हो गई। रात बेचैनियों में कटने लगी। वह सोचने लगी कि अमान के चले जाने पर वह कितनी अकेली हो जाएगी, बिल्कुल अकेली। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह अमान को चाहती है, पर उसकी ये चाहत प्यार है या कुछ और, ये समझ ही नहीं पा रही थी। रूबी के मना करने के बाद अमान की अम्मी उसके लिए इधर उधर रिश्ते देखने लगी, जिनमें से उन्हें अपनी बहन की लड़की बहुत अच्छी लगी। देखते देखते दोनों की सगाई हो गई। सगाई में पूरे समय रूबी गुमसुम सी बैठी रही। जब मेहमान चले गए तो अमान ने रूबी से उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, पर रूबी टाल गई। रूबी को उदास देख उसका मन हल्का करने के लिए अमान ने रूबी से डल झील चलने के लिए कहा। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी छाई रही। डल पर पहुंचकर रूबी ने ही पूछा, क्या तुम खुश हो? पता नहीं हाँ या ना, पर तुम खुश हो ना? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। तो पहले क्यों मना किया था? क्योंकि ये एहसास मुझे आज ही हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अमान ने बढ़कर रूबी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, शुक्र है खुदा का जो तुम्हें यह एहसास निकाह के बाद नहीं हुआ। मैं सबसे पहले अम्मी से कहकर निकाह रुकवाता हूँ। क्या ये मुमकिन है? रूबी ने डरते हुए पूछा। मुश्किल है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं, अमान ने जवाब दिया। दोनों ने देर रात तक डल में बोटिंग की, वहीं खाना खाया। कई दिनों की छाई उदासी अचानक दोनों के दिलों से छट गई। रात के 1 बजे ठंडी सड़कों पर अमान की बाइक के पीछे बैठी रूबी के पैर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। अमान के मुंह से रूबी की चाहत की बात सुनकर पहले तो अम्मी ने खूब हाय तौबा मचाया, फिर हार कर मान गई। दूसरे दिन अमान की सगाई रूबी के साथ हुई और पहले की सगाई तोड़ दी गई और 4 दिन बाद निकाह की तारीख पक्की कर दी गई। उन कम दिनों में दोनों ने एक दूसरे के लिए हजारों सपने सजा लिए थे कि अचानक मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसमें हजारों घर, लाखों परिवार तबाह हो गए। आसमान से ऐसा पानी बरसा मानो धरती को ही निगल जाएगा। चारों तरफ जहां तक निगाह जाती थी पानी ही पानी नजर आ रहा था। 3 दिन तक किसी तरह रूबी ने सब्र दिखाया। चौथे दिन सब्र ने जवाब दे दिया। घुटने घुटने तक पानी, रात दिन सहमती जिंदगी डरावनी लगने लगी थी। अब्बू ने किसी तरह बेड पर टेबल रखकर सबके बैठने का इंतजाम किया था और खुद भागदौड़ करते रहे। अमान के घर से कोई हलचल न मिलने पर रूबी को फिक्र हुई, तो उसने घर में पड़े बांस की लकड़ी बांधकर एक छोटी सी किश्ती बनाई और चप्पू के द्वारा किश्ती चलाती हुई वह अमान के घर पहुंची तो अमान को उसकी दादी अम्मी को बुखार में बेहोश पाया। ओढ़ने को सूखा कपड़ा तक नहीं था। ऊपर एक ट्रंक दिखा। टेबल पर कुर्सी रख करके उसने ट्रंक उतारा, उसमें से चादर निकालकर उन्हें उड़ा दिया। पर अब समस्या ये थी कि सूखे कपड़े का इंतज़ाम कहाँ से करें। उसने सोचा यदि इसी प्रकार हाथ पर हाथ धरे हम और बैठे रहे तो एक एक करके सब तबाह हो जाएगा। रूबी के अपने घर की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वह सोचने लगी, मदद चाहिए, हम सबको शीघ्र मदद चाहिए।
बस ये विचार मन में आते ही वो निकल पड़ी मदद मांगने। कहाँ जा रही थी, किसके पास, कुछ पता नहीं, बस मदद की आस में चलती चली जा रही थी। रास्ते में हर घर में उसे बेसहारा और बीमार लोग मिले। कश्ती चलाते चलाते उसके हाथ दर्द होने लगे, दिल बैठने लगा, सांसें फूलने लगी। तभी दूर एक किश्ती दिखाई दी। रूबी की उम्मीद बढ़ी। सिर पर पड़ा दुपट्टा उतार कर चप्पू पर बांध लिया और हिलाते हुए जोर जोर से हेल्प 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 चिल्लाने लगी। दूसरी किश्ती के लोगों ने भी देख लिया। पास आए तो पता चला कि मीडिया के लोग थे। मीडिया के लोगों की मदद से उसने कितने ही बीमारों व ज़रूरतमंदों को निकालकर आर्मी राहत कैंप में पहुंचाया। कैंप की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। सबसे पहले अब्बू बीमार हुए और चल बसे। दूसरे दिन दादी अम्मी और अमान को सुपुर्दे खाक करके आई ही थी कि अमान की अम्मी चल बसी। रोते रोते आंखों के आंसू सूख गए। कैंप का जीवन भी बहुत खराब था। न खाने को खाना, न पहनने को कपड़े। किसी तरह लोग अपना जीवन काट रहे थे। अम्मी को अपने से ज़्यादा रूबी की फिक्र हो रही थी। वे यही सोच सोच कर रोई जा रही थी कि उनकी बेटी, जो 2-4 बार पहनने के बाद कपड़े उठाकर फेंक दिया करती थी, वही आज लोगों के उतरन पर दिन काटने को बेबस और लाचार थे। 5 दिन राहत कैंप में बिताकर छठे दिन वह अपनी अम्मी और अमान की दादी के साथ घर आ गई। तिनके तिनके समेट कर जिंदगी को खड़ा करने में 6 महीने बीत गए। अभी वो थोड़ी सी शांत हो ही रही थी कि उसके मन को अशांत करने उसकी मामू का लड़का रौनक आ गया। रौनक के किसी भी सवाल का वह जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि अम्मी व अमान की दादी को छोड़कर अपने बारे में सोचना उसके लिए पाप था। लगभग 15 दिन साथ रहने के बाद रौनक के जाने का समय आ गया। उसने रूबी से कहा, कल जाने से पहले अच्छी तरह सोचकर मेरे सवाल का जवाब दे देना। उस रात रूबी को फिर वैसा ही महसूस हुआ जैसा अमान के जाने के समय हुआ था। वह उठी, जैकेट पहनी, चुन्नी ली, सिर ढककर रौनक के कमरे में वहां तक पहुंचकर ठिठक गई। कुछ पल तक खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर दरवाजे पर दस्तक दे ही दिया। अंदर से रौनक ने पूछा, कौन? मैं रूबी। रूबी ने कहा, आ जाओ। ऐसा कहकर रौनक उठकर बिस्तर पर बैठ गया। रूबी पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसे ठंड में कांपते देख रौनक ने पैरों के पास पड़ी अपनी गर्म बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यहाँ सोनमर्ग में मार्च के महीने में भी रातें कितनी सर्द होती हैं। रूबी की समझ में नहीं आ रहा था कि बातें कहाँ से शुरू की जाए, अतः चहलकदमी करने लगी। रौनक ने रूबी को पास बैठाते हुए कहा, रूबी, मैं जानता हूँ मैं अमान नहीं बन सकता हूँ, पर हाँ, वादा करता हूँ कि तुम रौनक को पाकर अमान को भूल जरूर जाओगी। रूबी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रौनक ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर बोला, अपनी अम्मी और अमान की दादी को लेकर तुम्हारी फिक्र मैं समझ सकता हूँ। वे भी हमारे साथ रहेंगी, पर अमान की दादी बनकर नहीं, बल्कि मेरी दादी बनकर। और रही बात फूफी की, तो उनकी चिंता मेरे अब्बू करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बहन से बहुत प्यार है। सारी बातें सुनकर रूबी फिर भी चुप रही। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर बड़ी दबी जुबान में बोली, मुझे कुछ समय और दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर एक बात बता दो रूबी, कुछ लोगों के साथ छोड़ देने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हाँ, थोड़ी देर के लिए ठहर जरूर जाती है। ऐसा कहकर रौनक ने अपना हाथ बढ़ा दिया। रूबी फिर भी बुत सी बनी रही। रौनक ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अपने फैसले तक तुम मेरा हाथ थाम सकती हो। रूबी को एक पल के लिए लगा कि मानो वो रौनक नहीं, जैसे अमान से बात कर रही हो। दूसरे ही क्षण अपनी सोच को झटकते हुए खड़ी हो गई और बोली, कल सुबह चाय पर मिलते हैं। चाय नहीं, कहवा पियेंगे। मुझे यहाँ की चाय पसंद नहीं है, रौनक ने कहा। तो पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, कहवा ही पियेंगे। ऐसा कहकर रूबी ने रौनक से शब्बा खैर कहा और सोने चली गई। दूसरे दिन जब धूप सिर पर चढ़ाई, तब उसकी नींद खुली। हड़बड़ाकर उठ बैठी
खिड़की खोली तो देखा नीचे रौनक अम्मी व अमान की दादी के साथ चाय पी रहा था। उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई। फिर एक अंगड़ाई लेते हुए उसने सोचा कि अब जब देर हो ही गई है तो आराम से चाय बनाकर नीचे चलते हैं। बालों को लपेटा और चलने के लिए मुड़ी ही थी कि देखा अब्बू के हाथ से लगाए उनके सबसे प्यारे चिनार पर नई नई कोपलें व पत्तियां आने लगी। उसे यकीन हो गया कि खुशियों ने दस्तक दे दी है। चिनार पर पत्ते जो आने शुरू हो गए थे, पत्ते जो आने शुरू हो गए थे। धन्यवाद। रौनक का रूबी की जिंदगी में आना और रूबी का जिंदगी से फिर जुड़ जाने को एक प्रतीक के रूप में मैंने दिखाया है। वेदना, बेबस, लाचारी में भी जिंदगी तलाशती मेरी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी और मैं इसमें कितनी सफल हो पाई, ये जानने के लिए आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट बाय श्रद्धा पांडे को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने विचार shraddha.pdy@gmail.com पर मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। एक पक्ष के पश्चात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं श्रद्धा आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।